हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। अब हम सीखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है वन, यानी कि यूनिटी, एंड इसके पास कोई भी यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। अगर कोई भी यूनिट नहीं होती फिर क्या काम है भैया इसका? इसका काम होता है डायरेक्शन दिखाना। क्या काम है इसका? डायरेक्शन बताना या डायरेक्शन दिखाना। इसका काम डायरेक्शन बताना कैसे है, कैसे हम इसकी मदद से डायरेक्शन दिखा सकते हैं वो सीखते हैं। चलो, अब मान लो मैंने लिखा एक वेक्टर ए, ठीक है। अब इस वेक्टर के पास दो चीजें होंगी। पहला, इसका मैग्नीट्यूड, जिसको मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से लिख रहा हूं, और दूसरी इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन को लिखने का तरीका होता है वेक्टर लिखो और उसके ऊपर छोटी सी कैप बना दो, ठीक है। यानी कि वेक्टर ए को लिखने का तरीका है मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप। फिर से देखो, ए वेक्टर को लिखने का तरीका होता है मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, ठीक है। अब अगर मुझे ए कैप निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? ये निकलेगी अगर मैं ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं। ये कैसे आया भैया? ये सिंपली मैथ्स लगाया मैंने, इस वाली चीज को मैंने इसके डिवाइड में पहुंचा दिया तो आ गया। अब ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब मुझे पता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। अब डायरेक्शन किसके किसकी तरफ बताएगा? डायरेक्शन बताएगा अलोंग ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर की तरफ की जो डायरेक्शन होगी वो हमको बताता है ए कैप। आई बात समझ में? चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मान लो मैंने बोला कि फोर्स है मेरे पास में 3 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट। अब अगर मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, या बोलो डायरेक्शन निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी इस एफ वेक्टर को जब मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? भाई 3 न्यूटन टूवर्ड्स वेस्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड यानी कि 3 न्यूटन से। तो क्या बच जाएगा? 3 न्यूटन से 3 न्यूटन कट जाएगा, टूवर्ड्स वेस्ट बचेगा। अब ये जो टूवर्ड्स वेस्ट है, ये एक डायरेक्शन ही तो है, एलोंग वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि अगर मैंने कभी आपको बोला, अगर कोई बच्चा बोल दे, मान लो कोई कोई बच्चा बोला वर्टिकली अपवर्ड, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक यूनिट वेक्टर है जो हमको ये बता रहा है कि एक यूनिट है डायरेक्शन की, या केवल डायरेक्शन है अलोंग कोई भी डायरेक्शन जो उसने बोली वो। तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताने का। आई होप यूनिट वेक्टर आपको क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसका यूज क्या है, अब वो देखो। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस अंदर की तरफ, या फिर आपकी तरफ जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस। अब वेक्टर ने क्या काम किया? वेक्टर ने बोला कि मैं एक्स एक्सिस को ना डिनोट कर सकता हूं आई कैप से। तो अब से जब भी आपको एक्स एक्सिस में चलना हो तो आप आई कैप लिख दीजिए उसके आगे, सब लोग समझ जाएंगे कि ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। और जब भी वाई एक्सिस की तरफ चलना हो तो आप जे कैप लिख दीजिए, सब लोग समझ जाएंगे कि वाई एक्सिस की तरफ मूव किया जा रहा है। और उसी तरीके से जेड एक्सिस ने बोला कि जब भी के ऊपर कैप लगाओगे, के कैप, तो वो डिफाइन करेगा कि आप जेड एक्सिस में जा रहे हो, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं एक बंदे का।
मान लो कोई बंदा है, वो इस डायरेक्शन में मूव हुआ, ठीक है। इसको मैं यूनिट दे देता हूँ यहाँ, मान लो 1 और ये 2। तो ये बंदा 2 यूनिट मूव किया टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे को ये लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिख सकता हूँ 2i कैप। 2i कैप लिखने से मैं समझ जाऊंगा कि एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला गया है, ठीक है, वो बंदा। अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैं फिर मैं 2 यूनिट ऊपर चला गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे भी मैं ये लिख देता हूँ यूनिट, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 और ये 2। तो अब ये 2 यूनिट जो है वो ऊपर चला गया वाई एक्सिस की तरफ। तो अगर मेरे को इसको लिखना है, मैं लिखूंगा, अगर केवल मेरे को इसका बताना है तो मैं इसको लिखूंगा 2j कैप, ठीक है। और फिर वो बंदा जो है, अगर ये 3D प्लेन है तो अंदर की तरफ चला गया। इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं कि अंदर की तरफ चला गया। लेट्स सपोज यहां पर भी वो 2 यूनिट चला, तो उसको डिनोट करूंगा मैं 2k कैप से। अब अगर मेरे को ये सारी चीजें एक साथ बतानी है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में क्या होता है, या 3 डायमेंशन दुनिया में क्या होता है कि बंदा सारी चीजें एक साथ होती है। तो अगर मेरे को एक पूरी चीज बतानी है एक एक, एक चीज लिखने से, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 2i कैप। पहले बंदा 2 यूनिट चला एक्स एक्सिस में, फिर 2 यूनिट चला वाई एक्सिस में, और फिर 2 यूनिट चला जेड एक्सिस में। तो अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं तो ये डिनोट कर देगा कि ये कंप्लीट बात जो मैंने आपको अभी बताई थी, ये चीज। अब भैया अगर नेगेटिव में चल देता फिर क्या होता? मान लो वो बंदा इधर चलता, -1 और -2। तब भैया क्या होता है, अगर एक्स एक्सिस में नेगेटिव की तरफ चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम -i कैप। उसी तरीके से अगर वाई एक्सिस में नेगेटिव चलोगे तो -j कैप। और अगर जेड एक्सिस में नेगेटिव चलोगे तो -k कैप, ठीक है। आई होप आपके ये बात समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। एक और चलो अब एक एग्जांपल करते हैं। मान लो कोई बंदा है जिसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? इसको मैं लिख सकता हूं 30 मीटर पर सेकेंड i कैप, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा? ये मैंने लिखा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो होगी ना अब इसकी, 30 मीटर पर सेकेंड i कैप। यहाँ पे ये हो गया इसका क्या, 30 हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये होगी इसकी डायरेक्शन v कैप, यानी कि जो यहाँ पे है i कैप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं चलो। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स वेस्ट, तो उसको तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट ही लिखना होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, तब मैं उसको लिख सकता था कि एक्सेलरेशन जो होती है वो होता है क्या, पहले उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसकी मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन कितना है, -j कैप। अब -j कैप क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव आगे भी आ सकता है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर j कैप। ये डिफाइन कर रहा है किस चीज को, कि एक्सेलरेशन हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का स्केलर के साथ में, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक स्केलर है मेरे पास, लेट्स सपोज लैम्डा। अब स्केलर है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
अगर मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर किया, तो लेट सपोज मेरे पास एक नया वेक्टर आ गया बी वेक्टर। ठीक है। अब जो ये बी वेक्टर है, अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो या तो मैं केवल बी लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं बी वेक्टर और इसका मोड ले लूं ऐसे। ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा मोड ऑफ लैम्डा इंटू ए वेक्टर, है ना? ठीक है। अब बस मेरे को आपको यहाँ पे दो चीजें सिखानी है। पहली क्या है कि अगर मेरा लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा कि जो बी वेक्टर है और ए वेक्टर है वो दोनों पैरेलल होंगे। दूसरा, अगर लैम्डा नेगेटिव है तो बी वेक्टर और ए वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? लैम्डा का पॉजिटिव होना नेगेटिव होना क्या शो करता है, देखो। अब देखो, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल होने का मतलब यह है कि इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, बस जो मेरा बी वेक्टर बना ना नया, वो लैम्डा टाइम्स है ए वेक्टर के। सेम, अगर मेरा लैम्डा नेगेटिव हुआ तो बी वेक्टर और ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, लेकिन बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स हो गया ए वेक्टर का। अब मैं इसको बहुत आराम से हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लो मेरे पास ए वेक्टर है 5 i कैप, और एक मेरे पास लेमडा है मान लो 2। तो मेरे पास लेमडा पॉजिटिव है, तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो आएगा 2 × 5 i कैप, दैट इज 10 i कैप। अब देखो, पहले भी डायरेक्शन आई कैप थी, बाद में भी डायरेक्शन आई कैप रही। बस जो मेरा ये नया वेक्टर आया, लेट सपोज ये बी वेक्टर है, वो 2 टाइम्स हो गया ए वेक्टर का, डायरेक्शन सेम है। ठीक है। और वहीं अगर मेरा एग्जांपल ऐसा होता कि ए वेक्टर तो 5 i कैप है, लेकिन लैम्डा इस बार मैं अगर -2 कर लूं, तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर होता मेरा क्या, -2 × 5 i कैप। ये होता मेरा -10 i कैप। और -10 i कैप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × -i, यानी कि ये बता रहा है मेरे को कि मैग्नीट्यूड तो मेरा 2 टाइम्स हो गया, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्योंकि मेरा जो स्केलर था या मल्टीप्लाई जिससे मैंने किया वो नेगेटिव था। बस इतनी सी बात है। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। लेट सपोज मास है मेरे पास 2 kg, और एक्सेलरेशन है मेरी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और मेरे से इसने फोर्स पूछ लिया, तो मेरे को पता है फोर्स होता है क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 2 kg, और एक्सेलरेशन है मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी क्योंकि मेरा स्केलर पॉजिटिव है, यहाँ पे मास 2 kg है, पॉजिटिव है, इसलिए डायरेक्शन सेम रहेगी। और आप सभी को ये भी पता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मेरा न्यूटन। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। 20 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहली जरूरी बात जो है वो ये है कि हम केवल सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जो सेम तरीके की होती है। जैसे कि वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है, फोर्स में फोर्स ऐड होगी, पावर में पावर ऐड होगी, इस तरीके से। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास में दो लॉज हैं। पहला है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो सबसे पहले हम ट्रायंगुलर लो ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में सीखते हैं। मान लो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। तो अगर हमको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करा दूंगा। क्या करूंगा, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को ज्वाइन करा दूंगा। तो जो ये ज्वाइन करने के बाद वेक्टर आएगा ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। मान लो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये वेक्टर जो मेरा होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है, बस इतना ही है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। ये मैंने आपके लिए लिख दिया। अरेंज ए वेक्टर और बी वेक्टर को इस तरीके से अरेंज करो कि जो ए वेक्टर है हमारे पास में, ये ए वेक्टर, इसका हेड बी वेक्टर या जो भी हमारा दूसरा वेक्टर होगा उसके हेड पर होगी इसकी टेल। और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड की तरफ होगा। ये इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इतना ही है हमारे पास में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम सीखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेट्स सपोज एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर मेरे पास में ये है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि आप क्या करो, पैरेलली शिफ्ट कर दो दोनों वेक्टर्स को और एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना दो। कैसे, अब देखो। अब अगर मैं इसी बी वेक्टर को यहाँ पे बना दूं बिना इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करे और बिना इसकी लेंथ को चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी ए वेक्टर को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं ऊपर बिना इसकी ओरिएंटेशन और इसकी लेंथ को चेंज किए, तो जिससे कि एक कंप्लीट पैरेललोग्राम हमारे पास में बनके रेडी हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि इस बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पे ले आओ और इस ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर ले जाओ और एक कंप्लीट पैरेललोग्राम फॉर्म कर दो। तो चलो कर देते हैं। ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया जिसमें ये वाला वेक्टर भी हमारे पास में बी वेक्टर है और ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर है। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कॉमन टेल से कॉमन हेड की तरफ होता है, ये जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं। और ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, अब मैंने ये वर्ड का यूज क्यों किया, कॉमन टेल टू कॉमन हेड्स। अगर मैं ये वाला वेक्टर बोल देता तो ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों में यहाँ पे हेड भी है और टेल भी है। इसीलिए जो कॉमन टेल और कॉमन हेड है उनको ज्वाइन कराने वाला वेक्टर ही रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। तो मैं सबसे पहले इस बात को लिख देता हूँ फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करना है और एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाना है। उसके बाद में जो वेक्टर होगा कॉमन टेल्स टू कॉमन हेड को ज्वाइन कराने वाला, वही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जिनकी डेरिवेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं कि अगर हमको ए वेक्टर दे रखा हो और बी वेक्टर दे रखा हो और पूछ रखा हो कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, रिजल्टेंट वेक्टर होगा अंडर रूट में पहले वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डेरिवेशन इसकी काफ़ी लेंथी थी, 5-10 मिनट जाती उसमें, इसलिए मैंने स्किप कर दी और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में है टेन फाई का। अब ये फाई क्या है, फाई पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एंगल बताओ ए वेक्टर और आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, तो उसको हम फाई से डिनोट करते हैं
और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी वेक्टर के मोड का साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा ये लगा देते हैं। और फाई निकालने के लिए इसका इनवर्स ले लेते हैं, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपोन में ए प्लस बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला लगा के हम आराम से अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको कुछ स्पेशल केस करा देता हूँ इसी फॉर्मूले का, जिसके रिजल्ट्स याद रख लो डायरेक्टली, जिससे कि पेपर में आप तुरंत टिक कर दो बिना सोल्व करे। मैंने सारे स्पेशल केसेस लिख दिए हैं, चलो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला केस है मेरे पास में, जब थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए, दो वेक्टर के बीच में जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तो हम बोलते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है ए प्लस बी से। कैसे, पहले तो मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन करता हूँ फिर एग्जाम्पल भी दूंगा। फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मेरे को पता है कि कोस 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल समझो। लेट्स सपोज ए वेक्टर है ऐसे 4 मीटर, और फिर बी वेक्टर भी ऐसे ही है 3 मीटर। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, कुछ भी एंगल नहीं है। लेट्स सपोज इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। अब ये एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। कैसे निकलेगा, दोनों को ऐड कर दो इसी डायरेक्शन में, तो कैसा आएगा 4 + 3 7 मीटर आ गया, सिंपल। अब दूसरा देखो, अब इस वाले में क्या बोल रखा है हमको कि जब थीटा 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि एंटी पैरेलल हो गया। उस केस में रिजल्टेंट आएगा a माइनस बी करके। कैसे, पहले तो फॉर्मूले से समझो। जब थीटा 180 डिग्री होगा तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब उसका मैं क्या, उसका बना दूंगा मैं होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पास में ए माइनस बी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। लेट्स सपोज ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में 4 मीटर, और बी वेक्टर जो है मेरे पास में वो इस डायरेक्शन में है 2 मीटर। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा ना भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है, ये 2 मीटर। तो उसी तरीके से ए माइनस बी हो जाएगा 4 - 2, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपके समझ आ गया। तीसरा केस है मेरे पास में, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ऑर्थोगोनल हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, तो इन सब चीज़ को हम 90 डिग्री बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। ये वर्ड देखने को मिल सकता है पेपर में। ठीक है, तो उस केस में रिजल्टेंट होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मान लो ये आप 4 मीटर चले, फिर इस डायरेक्शन में आपने 3 मीटर चले, तो मैंने आपसे पूछ लिया भाई रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 0। तो क्या बचा अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये हमको पता है ये आ जाएगा 9 + 16 यानी कि √25, और √25 होता है 5। तो कितना आ गया मेरे पास में 5 आ गया। इसको ही मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता था, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ नहीं होता, केवल बस पाइथागोरस थ्योरम लगती है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो। ठीक है, ये 90 डिग्री आ गया, ये 4, ये 3, तो ये भी 3, 4 और 3 तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स 2, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ से h की वैल्यू 5 आ गई। इस केस में केवल पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो अब अगर क्वेश्चन आ गया कि अगर मेरे को रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा,
भाई अगर रिजल्टेंट मिनिमम चाहिए तो दो वेक्टर्स के बीच में, या दो फोर्सेस हो, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, या एक्सेलरेशन हो, उनके बीच में क्या होना चाहिए, थीटा 180 डिग्री होना चाहिए दोनों के बीच में, तभी रिजल्टेंट मिनिमम आएगा। और रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा 0 डिग्री हो। ठीक है, तो यानी कि यहां से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो मेरा रिजल्टेंट होता है वो या तो मैक्सिमम हो सकता है कि दोनों वेक्टर ऐड हो जाए, और कम से कम हो सकता है कि दोनों वेक्टर माइनस हो जाए। इन दोनों के बीच में ही वैल्यू रहेगी रिजल्टेंट की। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। लेट्स सपोज भाई मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि मेरे पास F1 एक फोर्स है जो है 5 न्यूटन, और F2 एक फोर्स है 10 न्यूटन। तो एफ नेट क्या होगी, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, एफ नेट होगी 17 न्यूटन, ऑप्शन बी 20 न्यूटन, ऑप्शन सी हो गया मेरे पास में, और ऑप्शन डी मेरे पास में हो गया 15 न्यूटन। तो अब मेरे को बताओ आप, क्या आंसर है आपका। अब देखो, 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, भाई या तो इसकी वैल्यू मिनिमम हो सकती है कितनी, भाई 10 में से 5 चला जाए अगर ये अपोजिट में हो तो 5 न्यूटन, और मैक्सिमम इसकी हो सकती है कि दोनों ऐड हो जाए 15 न्यूटन। इसकी वैल्यू इनके बीच में ही रहेगी, इससे कम नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती। तो 17 न्यूटन कैंसिल हो गया, 20 न्यूटन भी कैंसिल हो गया, यह है 2 न्यूटन जो कि कैंसिल हो जाएगा, और हमारा लास्ट ऑप्शन डी ही करेक्ट है, 15 न्यूटन का। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इधर फोर्स लग रही है लेट सपोज 10 न्यूटन, और इधर फोर्स लग रही है लेट सपोज 5 न्यूटन, और इनके बीच में एंगल है 53 डिग्री का। मेरे को आप रिजल्टेंट बताइए क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में a² + b² + 2ab कोस थीटा, है ना। ए कितना है मेरे पास में, किसी को ए किसी को बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए है हमारे पास में 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन का स्क्वायर करेंगे तो 100, प्लस बी है 5 का स्क्वायर 25, +2 × a × b कोस थीटा, और थीटा मेरे पास में है 53 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास में 125 + 100 × कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 53 होता है हमारे पास में 3/5। तो ये आ गया मेरे पास में अंडर रूट में 185 न्यूटन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी एक पार्टिकल पे, F1 एंड F2, दोनों की वैल्यू 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन है। इन दोनों के बीच में एंगल दे रखा है हमको 120 डिग्री का, और पूछा है एफ नेट बताओ और एंगल बताओ F1 एंड एफ नेट के बीच में। तो आपको पता है कि एफ नेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट में दोनों फोर्सेस का स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ, a² + b² + 2ab कोस थीटा, ये लगाओगे। इसको लगाओगे तो ये आएगा हमारे पास में 100 + 100 + 2 × 100, ए और बी दोनों की वैल्यू 10 10 है तो मैंने 100 लिख दिया डायरेक्टली, इंटू कोस 120 डिग्री। अब कोस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 120 डिग्री हमारे पास में होता है -1/2। अब ये 2 से ये कट गया 100 टाइम्स, और ये आ गया अंडर रूट में 200। यहाँ पे -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -100। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अंडर रूट में 100, और अंडर रूट में 100 की वैल्यू होती है 10। तो एफ नेट आ गया हमारे पास में 10 न्यूटन। ये क्या है हमारे पास में, एफ नेट। ठीक है,
दूसरी चीज मेरे से क्वेश्चन में पूछी है कि एंगल बताओ F1 एंड एफ नेट के बीच में। तो मैंने आपको एंगल निकालने का तरीका बताया था कि टेन फाई जो है वो इक्वल होता है किसके, बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा के। हाँ या ना? तो लगा दो, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों की सेम है क्योंकि फोर्सेस हमारे पास में सेम है, 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, F1B और F2B। तो टेन साइन थीटा, अब थीटा कितना है 120 डिग्री, डिवाइड बाय 10 + 10 कोस 120 डिग्री। 10 × sin 120 होता है हमारे पास में √3/2, डिवाइड बाय 10 + 10 कोस 120 की वैल्यू होती है -½ ठीक है, हाफ से ये गया 5 टाइम्स, तो ये आ गया मेरे पास में, और ये 2 से ये गया 5 टाइम्स, तो आया 5√3, डिवाइड बाय 10 में से -5 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 से 5 कटा तो कितना आया, √3 आ गया। अब जो ये √3 आया मेरे पास में, ये कितना क्या आया था, ये आया 10 पाई इक्वल्स टू √3। अब मेरे को तो एंगल बताना है, एंगल बताना है तो मैं इसका इन्वर्स लूंगा, तो फाई आएगा 10 इनवर्स ऑफ √3। और 10 इनवर्स ऑफ √3 का मतलब क्या है कि 10 की किस वैल्यू पर 10 √3 देता है, यानी कि सॉरी, थीटा की किस वैल्यू पर 10 √3 देता है, वो होता है 60 डिग्री। तो ये आ गया 60 डिग्री। या फिर मैं इसको सोल्व करके बताऊं तो कुछ ऐसे सोल्व कर सकते हो आप, ये आया 10 इनवर्स × 10 60 डिग्री, जो कि √3 होता है, फिर ये 10 से कट गया तो ये आ गया 60। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल बी ग्रेटफुल टू हेल्प यू। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करियो। बाय बाय।